देखो ध्यान रहो। देखो आज हम पढ़ेंगे जैव प्रक्रम, बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अगर इसको आपने पढ़ लिया क्या होगा, 10 नंबर तो आपका कहीं नहीं लिया। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मात्र 20 मिनट में आप लोगों का हम लोग कवर कर देंगे। ठीक है, देखो पोषण जैव प्रक्रम है। जैव प्रक्रम का अर्थ किसे कहें, जीवन के विकास के लिए शरीर में, ठीक है, मानव जीवों में होने वाली क्रियाएं, ठीक है, जैव प्रक्रम कहलाती हैं। जैव प्रक्रम में हम लोग पोषण पढ़ेंगे। ठीक है, शरीर के विकास के लिए आवश्यक पोषक पदार्थों को ग्रहण करना क्या होता है, पोषण होता है। ठीक है, पोषण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, स्वपोषण, विषम पोषण, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, स्वपोषण, स्वपोषण को किसे कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। जो अपना भोजन दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं वो क्या होते हैं, विषम पोषण। जैसे मानव दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, जानवर दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, और पेड़ पौधे स्वयं अपना भोजन बनाते हैं इसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, और प्रकाश संश्लेषण जिसे कहा जाता है। ठीक है, पेड़ पौधों का अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में बनाने क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी होता है, पेड़ पौधे क्या करते हैं, जमीन से H2O लेते हैं और इसके बाद वातावरण से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस। ठीक है, प्रकाश और हरित लवक की उपस्थिति में, हरित लवक और प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या बनाते हैं, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस आपका जल बनाते हैं। क्या नहीं, ऑक्सीजन बनाते हैं ना जी, ऑक्सीजन ही देते हैं ना पेड़ पौधे। इसको बैलेंस करेंगे, इधर कार्बन कितना है 6 है, 6 करेंगे और यहाँ पे 6, फिर इसके बाद ऑक्सीजन कितना होगा 12, यहाँ पे 6 ऐड करेंगे। ठीक है, तो हो जाए और यहाँ पे भी 6 ऐड करेंगे, हो गया। ठीक है, फिर ये हो गया प्रकाश संश्लेषण रिएक्शन। प्रकाश संश्लेषण बाद पूरा डिटेल भर देना। फिर इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं विषम पोषण। विषम पोषण क्या होगा, पाचन। विषम पोषण क्या रहेगा, पाचन। पाचन, ठीक है, पाचन किसे कहते हैं, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में तोड़ना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। और हम लोग अपना फिगर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका अग्नाशय होता है, नदी यहाँ क्या होता है, अग्नाशय होता है, और यहाँ क्या होता है, यकृत होता है। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग नामकरण कर देंगे, क्या करेंगे, इसका नाम है मुखगुहर, मुखगुहर। फिर इसके बाद ये क्या है, ग्रसनी, ग्रसनी है। फिर ये क्या है, आमाशय है। और ये क्या है, यकृत है। और ये क्या है, अग्नाशय है। और आपका ये हो गया छोटी आंत, छोटी आंत। फिर इसके बाद ये हो गया बड़ी आंत, बड़ी आंत। अब देखो मुखगुहा में किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ठीक, ग्रसनी में कोई पाचन नहीं होता, ओनली क्रमांकन होता है। फिर इसके बाद भोजन कहाँ आता है, पेट में आता है। ठीक है, पेट में आता है, भोजन क्या होता है, अम्लीय होता है, और भोजन में प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा जाता है, आगे बढ़ता है भोजन, और वहां से अग्नाशय से क्या निकलता है, लैट नामक एंजाइम निकलता है। लैट मतलब क्या होता है, लाइपेज माइलेज ट्रिप्सिन नामक एंजाइम निकलते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो यकृत, यकृत से क्या निकलता है, पित्तरस। और क्यों निकलता है, क्योंकि छोटी आंत कहता है कि मैं अम्लीय भोजन नहीं पचाऊंगा, उसके लिए क्या होता है, पित्तरस क्या करता है, भोजन को क्षारी करता है, तब जाके भोजन पचता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, छोटी आंत क्या होता है, भोजन पूरी तरह से पाचन होता है। ठीक, पूर्ण पाचन भोजन का हो जाता है। फिर इसके बाद बड़ी आंत क्या होता है, केवल और केवल क्या होता है, अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है। ठीक, एकदम बढ़िया से आगे बढ़ते हैं। पाचन, इसके बाद आता है आपका
श्वसन, श्वसन, ठीक है। श्वसन क्या है? श्वसन कहते किसे है? ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। श्वसन दो प्रकार के होते हैं, निःश्वसन और निःश्वसन, ठीक है। निःश्वसन क्या होता है? ऑक्सीजन को अंदर लेना निःश्वसन कहलाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना निःश्वसन कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग श्वसन का, श्वसन तंत्र पढ़ते हैं। श्वसन तंत्र में हम लोग क्या पढ़ेंगे? श्वसन तंत्र, श्वसन में भाग लेने वाले अंगों को श्वसन तंत्र कहते हैं, ठीक है। श्वसन तंत्र क्या क्या भाग लेता है? आपका ये आता है नासाद्वार और मुख, और फिर इसके बाद कंठ आता है, फिर कंठ के बाद आपका क्या आता है? श्वास नली आता है, श्वास नली आता है। श्वास नली फेफड़े में जाके क्या होता है? दो भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। श्वास नली फेफड़े में जाके दो भागों में बढ़ जाता है, और फिर इसके बाद ये इन दोनों भागों को क्या कहते हैं? श्वसनी कहते हैं। इनका नाम श्वसनी होता है, और श्वसनी भी कई शाखाओं में टूट जाती है जिसे श्वसनिका कहते हैं, और इन शाखाओं में अंगूर के गुच्छे के समान कुछ लगे होते हैं जिन्हें पुटकिया कहते हैं, ठीक है। एकदम आसान फिगर है, इससे आसान आपको नहीं, पुटकिया कहते हैं, ठीक। ऐसे बनाएंगे फेफड़ा, ठीक। अब देखो नाम आकर को इसका नाम क्या है? नासाद्वार, नासाद्वार एक ग्रसनी हो गया, और एक कंठ हो गया, और एक श्वास नली हो गई, श्वास नली, ठीक है। ये क्या हो गया? श्वास नली हो गया। अब देखो, अब इसके बाद ये हो गया क्या है? और ये जो दो भागों में टूटा है किसे कहते हैं? श्वसनी, क्या है? श्वसनी। और ये जो पतले पतले शाखाएं इनको क्या है? श्वसनिके, ठीक है। और इन अंगूर के गुच्छों क्या कहते हैं? पुटकिया, ओके। अब हम लोग इनके कार्य के बारे में हम लोग सीख लेते हैं। देखो कार्य क्या है? नासाद्वार के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नासाद्वार से आपका जो हवा होता है, ऑक्सीजन होता है, प्रवेश करता है, ठीक है। लेकिन नासाद्वार में श्लेष्मा होता है और रुंग होते हैं, जैसे बरौनी होता है, ठीक है। वो क्या करते हैं? धूल कणों को वहीं पे रोक लेते हैं। फिर इसके बाद ऑक्सीजन अंदर जाता है, ग्रसनी के माध्यम से अंदर जाता है, फिर कंठ में जाता है। कंठ का मेन कार्य क्या है? कंठ एक स्वर यंत्र है। कंठ क्या है? स्वर यंत्र है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं श्वास नली। श्वास नली में सी आकार के छल्ले लगे होते हैं जो पात्र के बने होते हैं, ताकि ये पिचके नहीं। अगर पिचक गए तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी, जिससे ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाता है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, श्वास नली फेफड़े में जाके दो भागों में टूट जाती है, जिससे फिर ये भी कई शाखाओं में टूट जाता है, जिसे क्या कहते हैं? श्वसनी कहते हैं, ठीक है। श्वसनी से ऑक्सीजन होते हुए कहाँ जाता है? श्वसनिका में जाता है, श्वसनिका, जो कि श्वसनी से निकली हुई शाखाओं को कहते हैं, ठीक है। अब इन पतले पतले शाखाओं में अंगूर के गुच्छे के समान क्या लगे होते हैं? वो क्या लगी होती है? जो क्या करती है? ऑक्सीजन को अवशोषित करके रक्त में भेज देती है, ठीक है। जो ऑक्सीजन को अवशोषित करके रक्त में भेज देती है, और रक्त किसकी सहायता से जाता है? आपका फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा के माध्यम से आपका रक्त हृदय में जाता है, हृदय से आपका शरीर में जाता है, शरीर से फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, फिर वो फुफ्फुस धमनी के सहायता से फिर फुफ्फुस के अंदर आता है, फिर फुफ्फुस के कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करके खून से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करके फिर नाक के द्वारा आपका बाहर निकाल देता है, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं, तीसरा नंबर हम लोग क्या पढ़ेंगे? परिसंचरण तंत्र। तीसरा नंबर हम क्या करेंगे? परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र, ठीक है। परिसंचरण तंत्र क्या होता है? वही जो आपके फेफड़े से ऑक्सीजन जाता है, खून के जरिए प्रत्येक भाग का शरीर के पहुंचना ही परिसंचरण कहलाता है, ठीक है। या फिर खून के द्वारा पोषक पदार्थों का शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचाना परिसंचरण कहलाता है। और परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? परिसंचरण के लिए भाग लेने वाले अंग क्या होते हैं? परिसंचरण तंत्र, ठीक है। जैसे फेफड़ा हो गया, ये आता है, फिर इसके बाद आता है महाशिरा, महाधमनी, फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस धमनी, ठीक है, और हृदय। ये सब क्या आते हैं? परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आने वाले अंग हैं, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं एकदम सिंपल से, हृदय नहीं बनाएंगे, हृदय आप लोगों को बाद में सिखा देंगे बनाना, अब एकदम इजी तरीके से सीख लो। ये क्या है? हृदय के कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। यहाँ पे लिखो फेफड़ा, फेफड़ा,
ठीक है। फिर ये क्या है, फेफड़ा, फेफड़ा है। और हम लोग अभी पहले ही पढ़ चुके हैं मुख्य से ऑक्सीजन जो अवशोषित होता है वो फुफ्फुस धमनी की फुफ्फुस शिरा की सहायता से हृदय में जाता है। अब हमारा आ गया यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे वाल्व लगे होते हैं, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, आलिंद। जिसमें खून आता है उसे आलिंद कहते हैं, जिससे खून निकलता है उसे नीला कहते हैं, ठीक ठीक। और ये भी ऊपर वाले को आलिंद, जिसमें खून आता है, और नीचे वाले को नीला, नीला कहते हैं, ठीक। और फिर यहाँ पे भी आपके वाल्व लगे होते हैं। वाल्व क्यों लगे होते हैं, ताकि खून वापस न जा सके। और आपको पहले ही बता चुके हृदय का मात्र एक काम होता है, क्या करता है, खून को पंप करता है, ताकि खून शरीर के प्रत्येक अंग तक जाए, जिससे ऑक्सीजन पहुंच सके और ऊर्जा बन सके, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नी से निकलेगा। पहले तो हम लोग ऑक्सीजन जब फेफड़ा में आया था तो O2 था, और इस नस का नाम क्या है, फुफ्फुस शिरा, शिरा, फुफ्फुस शिरा, जिसमें शुद्ध वातावरण बहता है, फुफ्फुस शिरा कहते हैं। और क्यों ऐसा है, क्योंकि ये फेफड़ा से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसलिए फुफ्फुस नाम पड़ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से अगर ऑक्सीजन गया था तो ऑक्सीजन ही बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन ही बाहर निकलेगा, ठीक है। नीले क्या करता है, इसमें फोर्स लगाता है, जब एकदम फट मारेगा तो क्या होता है, खून शरीर के प्रत्येक अंग तक दौड़ने शुरू हो जाता है। और जब शरीर के प्रत्येक अंग तक जाता है खून शरीर में, तो वहां से क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। शरीर के प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जो ऑक्सीजन से क्रिया करके C6H12 उसके पास पहले से ही होता है, ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड अब बाहर निकलेगा, यही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। क्या है, नीले में जाएगा एक खून, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वाले खून को अशुद्ध खून कहते हैं। अब यह अशुद्ध खून आलिंद, जिसे कहते हैं आने वाला खून, ठीक है। आलिंद में केवल खून आता है, ना कि जाता है, निकलता है। फिर इसका आया, फिर इसके बाद यहाँ से पंप हुआ, ठीक है, 50 मारेगा तो यहाँ से ऊपर हो जाएगा। फिर कहाँ जाएगा, फेफड़े में जाएगा। कौन सा रक्त है, अशुद्ध रक्त। कौन सा रक्त है, अशुद्ध रक्त। और जो फेफड़े से कनेक्टेड नहीं है उसमें शुद्ध रक्त बहता है, इसमें धमनी, और उसका नाम होता है महाधमनी। उसका नाम क्या होता है, महाधमनी। फिर महाधमनी से अब यहाँ से, और अशुद्ध रक्त किसमें बहता है, महाशिरा में, ठीक। अशुद्ध रक्त महाधमनी में महाशिरा में बहता है। क्यों, क्योंकि यह अभी फेफड़े से अटैचमेंट नहीं है, इसलिए सेम प्रॉब्लम पड़े, शिरा पे अशुद्ध रक्त बहता है। तो हृदय गया, हृदय से फिर CO2 वाला खून निकला, CO2 मतलब अशुद्ध रक्त निकला, ठीक है, निकला नीचे वाले नीले करके। अब यहाँ से फेफड़े में अटैच, जैसे ही फेफड़े में अशुद्ध रक्त वाला नस अटैच होगा उसका नाम बदल जाएगा, फुफ्फुस, फुफ्फुस धमनी हो जाएगा, ठीक, फुफ्फुस धमनी हो गया। अब यहाँ से कोशिकाएं क्या होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके नाक के माध्यम से या फिर मुंह के माध्यम से बाहर छोड़ देती हैं, ठीक हो गया। प्रसंचरण तंत्र के बाद आपका क्या आता है, श्वसन हो गया, 4 हो गया, एक और बचा है आपका उत्सर्जन का। उत्सर्जन, उत्सर्जन किसे कहते हैं, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। और उत्सर्जन लगभग कई अंगों से होते हैं, त्वचा से होता है, नाक से होता है, फेफड़े से होता है, ठीक है, कान से होता है, जैसे खून के रूप में, मोम के रूप में निकलता है। और इसके बाद और आंखों से होता है, जो कीचड़ के रूप में निकलता है। और किडनी से होता है, जो मूत्र के रूप में निकलता है। और मुख्य उत्सर्जन क्या है, वृक्क के बाद किडनी, और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वृक्क, वृक्क, ठीक है। वृक्क की संरचना बनाओ, उसके बारे में लिखो, वृक्क क्या है। वृक्क के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वृक्क शरीर में क्या होते हैं, 2 होते हैं। वृक्क की संख्या कितनी होती है, 2। फिर इसके बाद वृक्क की संख्या 2 होती है। फिर वृक्क में काम करता है, पीएच वैल्यू को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है, ठीक। और दूसरा काम क्या करता है, यूरिया
को खून से अलग करता है, खून से अलग करता है, खून से अलग करता है। फिर अगला कार्य क्या है, रक्त को छानता है, को छानता है, ठीक, छानता है। फिर इसके बाद रक्त को छानता है, और क्या है, मूत्र बाहर निकालता है, बाहर निकालता है, ठीक है, मूत्र बाहर निकालता है। मूत्र क्या होता है, यूरिया होता है जो शरीर से बाहर निकलता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। और वृक्क में 8 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है, 8 लाख नेफ्रॉन, 8 से 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं वृक्क में। अब हम लोग वृक्क की बाहरी संरचना के रूप देखेंगे। वृक्क की संरचना क्या है, वृक्क में कितने होते हैं, किडनी, ठीक, ठीक, ये हो गया। और ध्यान देते, अब एक 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 ये वाला जो नली है, इसमें खून आता है, एक से खून जाता है, ठीक है, अशुद्ध खून आता है और शुद्ध खून बाहर निकल जाता है, ठीक है, खून को छान कर बाहर दे देता है। अब देखिए, अब इनका नाम क्या है, इसका नाम हम लोग लिखेंगे वृक्क, ठीक है, चित्र बना के नाम लिख देना है। और इसका नाम क्या बनेंगे, मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी। और इसका नाम क्या है, मूत्राशय, मूत्राशय, ठीक है। और ये क्या है, मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी। अब आपको खेड़ी डाल के पढ़ी लिख देना, वृक्क के बारे में पढ़ी, वृक्क खेड़ी डाल के वृक्क लिख देना, वृक्क के बारे में, फिर इसका मूत्रवाहिनी बाहर लिख देना, जिससे जिस मार्ग से मूत्र मूत्राशय में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं, मूत्रवाहिनी कहते हैं। फिर मूत्राशय, मूत्राशय में मूत्र एकत्रित होता है। सेकेंड, मूत्र क्या होता है, जहां से मूत्र निकलता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वृक्क में हम लोग तीन चीजें पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे वृक्क की आंतरिक संरचना, वृक्क की आंतरिक संरचना, वृक्क की आंतरिक संरचना, ठीक है। वृक्क की आंतरिक संरचना हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। अब ये हो गया, ऐसे ऐसे छाप लो बढ़िया से आसान तरीके से। इसका नाम होता है कार्टेक्स, कार्टेक्स, ठीक है। और ये मिडिल वाले कहते हैं मेडुला, मेडुला। और इसको कहते हैं प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार, ठीक है, प्रवेश द्वार। अब इसके बारे में क्या लिखोगे, प्रवेश द्वार हेडिंग डालो, ठीक है, प्रवेश द्वार हेडिंग डालो। वृक्क का ऐसा स्थान जहां पे अमोनिया की मात्रा बहुत अधिक होती है, अर्थात जहां से अशुद्ध रक्त प्रवेश करता है, ठीक है, छानने के लिए, तो क्या होता है, प्रवेश द्वार होता है। फिर आगे नंबर हम लिखेंगे कार्टेक्स, कार्टेक्स किसे कहते हैं, वृक्क के बाहरी भाग को कार्टेक्स कहते हैं। फिर अगला नंबर हम मेडुला लिखेंगे, मेडुला वृक्क की एकदम मध्य वाली संरचना है जहां पे नेफ्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है। अब आगे लिखो, अब हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन की संरचना, नेफ्रॉन की आंतरिक संरचना। तीसरा नंबर हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन की आंतरिक संरचना, संरचना, नेफ्रॉन की आंतरिक संरचना क्या होता है, एकदम सिंपल से, सभी कह रहे हैं केवल मात्र एक नेफ्रॉन की संरचना है, जबकि वृक्क में कितने नेफ्रॉन होते हैं, 8 से 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। अब हम लिखेंगे ये क्या है, ग्लोमेरुलर, ये क्या है, ग्लोमेरुलर, ये क्या है, ग्लोमेरुलर, और ये क्या है, बोमेन संकोच, बोमेन संकोच। और यहाँ पे ऐसे ऐसे होता है, और ये है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुलर, ठीक। अब रक्त जब आता है, ग्लोमेरुलस क्या करता है, रक्त को छानता है, लेकिन छानते वक्त अच्छे चीज को भी छान देता है, ठीक है।
अच्छे पदार्थ को भी छान देता है, जिसे निस्यंदन कहते हैं। निस्यंदन से करते हैं। पहला हेडिंग डालें, ठीक है। दूसरा हेडिंग इसमें डालेंगे ब्रिक के आंतरिक संरचना में गोमेज या फिर पुनः अवशोषण। दूसरा हेडिंग हम लोग क्या डालेंगे? पुनः अवशोषण। पुनः अवशोषण क्या है? ग्लोमेरुलर जो अच्छे पदार्थों को भी छान दिया है, उन अच्छे पदार्थों को पुनः अवशोषित कौन करता है? गोमेज सपोर्ट करता है। फिर इसके बाद रक्त को अलग कर देता है, ठीक है। अच्छे पदार्थों को अवशोषित करके रक्त को अलग कर देता है, लेकिन अभी भी रक्त में क्या बचा हुआ है? यूरिया बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? यूरिया बचा हुआ है। अब यूरिया को अलग कौन करता है? नेफ्रॉन अलग करता है, ठीक है, जिसे कहते हैं डायलिसिस। डायलिसिस, हाँ, अपोहन, जिसका हिंदी क्या है? अपोहन। डायलिसिस का हिंदी क्या है? अपोहन, ठीक है। नेफ्रॉन के द्वारा यूरिया को रक्त से अलग करना ही क्या कहलाता है? अपोहन कहलाता है। और इस यूरिया को क्या किया जाता है? किडनी के माध्यम से, वृक्क के माध्यम से मूत्रवाहिनी में, मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में, मूत्राशय के द्वारा मूत्रमार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। बस इतना कंप्लीट हो गया। मात्र इतना वीडियो आपको 10 नंबर कहीं नहीं गया, इसको एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। बार बार सुनते रहोगे फिर दिमाग सटेगा नहीं। ये रिवीजन के लिए बना दी आप लोग। आप ऐसे ही हमें सपोर्ट देना, हम आपको सपोर्ट देंगे। तो बोले दो।